नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का मूल अधिकार जो प्रदान किया गया है। तो मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था स्वतंत्रता के अधिकार को कल। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को पढ़ लिया था, 20 को पढ़ लिया था। आज आर्टिकल 21 को पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अनुसार प्रदान किया गया है। लेकिन इसका एक विस्तृत आयाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आर्टिकल 21 में केवल यही बात नहीं समाहित है, इसका विस्तृत, बहुत ही विस्तृत आयाम है। इसको आगे हम लोग क्रमशः पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं कि आर्टिकल 20 कहता क्या है, पहले ये देखा जाए। तो आर्टिकल 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को, नोट करिएगा क्या बताया था मैं, कि जिस प्रावधान में या जिस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख आएगा, ये नागरिक और विदेशी दोनों को मिलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो, यदि नागरिक केवल आता है तो वो अधिकार केवल नागरिक को ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति आ गया वहाँ पे वो अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनों को मिलेगा। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण से तात्पर्य है कि हम जीवित हैं, सांस चल रही है तो प्राण है हमारे अंदर। यदि उसको निकाल दिया जाए सांस को तो प्राण समाप्त, यानी वो शरीर बिना प्राण का बचा, यानी शरीर में आत्मा इंक्लूड रहे तो यहाँ पे प्राण है। तो शरीर, उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता, ये शब्द समझिएगा। दैहिक स्वाधीनता, दैहिक स्वाधीनता मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक शरीर है तो हम कहीं भी चल सकें, उठ सकें, बैठ सकें, इसे दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं। हम अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य कर सकें, किसके द्वारा कर सकें? अपने शरीर के द्वारा कर सकें, इसी को दैहिक स्वाधीनता बोला जाता है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, ये शब्द समझिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किसके अनुसार वंचित किया जाएगा? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तो क्या होता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया? यानी विधायिका द्वारा कोई मान्य कानून बना के, ऋजु, उचित एवं न्यायपूर्ण कानून बना के, यदि इस अधिकार को वंचित किया जाता है, इस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो वह कानून मान्य माना जाएगा। किंतु बिना विधि के प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई लाभ बनता है तो वहाँ पे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाभ बनता है, जो एक समाज को जीवंत रखना है, तो समाज को जीवंत और सुचारू ढंग से चलाने के लिए लॉ बनाया जाता है, विधि बनाया जाता है। जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इस प्रकार से कई विधि बना के कि इस प्रकार से चलेगा। यदि कोई अराजकता फैलाता है तो उसके लिए प्रावधान कर दिया गया विधि द्वारा कि आपको ये दंड दिया जाएगा। तो किसी को जेल की सजा का दंड है कोई अपराध करने पे, तो उसका जो दैहिक स्वाधीनता है, यानी उसको कहीं बाहर घूमने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो समाज में रहने लायक नहीं है, इस वजह से उसको बाहर जाने से रोक लगा दिया गया। तो वो दो दैहिक स्वाधीनता से वंचित किया जाएगा उसको। या हत्या वगैरह के मामले में जीवन की भी स्वाधीनता से वंचित किया जाएगा। लेकिन जो विधि की स्थापित प्रक्रिया है, इसका कुछ आयाम है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं।
ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यदि व्यक्ति इसको न जाने तो सारी उसकी स्वाधीनता बेकार हो सकती है। यदि यह अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाए तो हम लोग का जीवन भी खतरे में आ सकता है। एक स्वतंत्र समाज या एक स्वतंत्र देश का यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है, यानी अधिकार है। यह लगभग देशों में स्थापित किया गया इस अधिकार को। तो हम लोग देख रहे थे विहित विधि द्वारा स्थापित देखिए यह जितना छोटा है, यह अनुच्छेद की भाषा जितनी छोटी है अपने आप में यह उतनी ही व्यापक है। जैसे कहा जाता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इसी आर्टिकल के आधार पे विधि जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उस पर काफ़ी अंकुश लगाया जाता है नागरिकों के मूल अधिकार को लेके। और इस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आयाम इतना विस्तृत कर दिया है कि जिससे एक मानव को पूर्ण बनाने में सहायता प्रदान किया जा सके। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। यानी विधि विधायिका नियमतः कानून बनाए, उस पर वो न्याय वो विधिमान्य हो कानून, यानी कि आर्टिकल 13 आप लोग को पढ़ाया था, उसके तहत विधिमान्य हो। दूसरा जो प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण, ऋजु तथा युक्तियुक्त हो। न्यायपूर्ण से क्या समझते हैं कि किसी के साथ अन्याय न किया गया हो, यानी दो व्यक्तियों के तुलनात्मक रूप में किसी को वंचित न किया गया हो या किसी के साथ असमान व्यवहार न किया गया हो। तो इस यहाँ पे न्यायपूर्ण से तात्पर्य ये है। ऋजु से तात्पर्य है कि वो ला जो है वो उचित हो। ऋजु का ही समानार्थी शब्द है उचित, तो वो उचित हो। तथा युक्ति युक्त हो, यानी कि तर्कसंगत हो। तार्किक ढंग से कहा जाए कि किस आधार पे आप ये विधि को ला रहे हैं, तो इस आधार पे इसके द्वारा इस अधिकार को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित किया जाता है, यानी जीवन जीने की स्वाधीनता को वंचित किया जाता है। एक प्रश्न उठा कि एक गोपालन का मामला। देखिए इसमें केस वगैरह आप अच्छे से लिखिए, क्योंकि इसी का केस इतना यूपीएसआई के पेपर में पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा केस है इसमें, क्योंकि इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अनुच्छेद 21 का विस्तार किया है कि जीवन जीने के जो अधिकार है वो संकुचित नहीं है। जीवन तो पशु भी जीते हैं, लेकिन मानव का जीवन जो है वो गरिमा में होना चाहिए। और उतना अधिकार इस अनुच्छेद में शामिल है जो एक मानव को पूर्ण बनाने में जितने अधिकारों की आवश्यकता हो उतना इसमें शामिल है। और समय समय पर इसका और भी आयाम विस्तृत किया ही जा रहा है भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य। यह 1950 का केस है। देखिए मैं सन इसलिए लिखता हूं कि पेपर में आपका सीधे सन भी पूछ देगा, बोलेगा कि ये वाला केस किस सन का है। आप कहेंगे ये केस के पूछने का क्या तात्पर्य था, तो ये केस इसी वजह से पूछा गया है। तो इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका के विरुद्ध। कार्यपालिका क्या होता है? तो कार्यपालिका यानी जो भी लॉ बना है उस लॉ को प्रवर्तन मिला है, या जो भी कार्य पास हुआ है विधायिका के द्वारा उस कार्य को कार्यान्वित करे। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, केंद्र स्तर पे हम बता रहे हैं, जो भारत का राष्ट्रपति है तो वो मंत्रिमंडल की सहायता से कार्यपालिका का कार्य करेगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो मंत्रिमंडल फिर विभिन्न अधिकारी जो हैं वो कार्यपालिका में आते हैं। राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री हैं, तो वो सब कार्यपालिका में आते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह जो अधिकार है वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, यानी कि जो संसद है उस पर कानून बना सकती है, इसको रोक सकती है, इससे वंचित कर सकती है। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से। लेकिन धीरे धीरे एक आगे केस हुआ मेनका गांधी का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। यह केस था 1978 का। मेनका गांधी का जो केस था, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसका आयाम एक नया रूप में दिया। यहीं से इसका आयाम विस्तृत होना शुरू हुआ। इसमें क्या बोला गया कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, वो कार्यपालिका के ही नहीं बल्कि विधायिका के खिलाफ भी प्राप्त है। यहाँ पे विधायिका भी, कार्यपालिका प्लस विधायिका, दोनों के खिलाफ यह अधिकार प्राप्त है। हाँ, इसको विधि द्वारा जो बताया कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, उसके लिए मैं बताया हूँ कि जो उचित, न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत होना चाहिए, वो सब बातें रहेगा तो उस आधार पे वंचित किया जा सकता है। देखिए, कोई भी जो अधिकार दिया गया है, हम लोगों ने आर्टिकल 19 भी पढ़ा, तो उसमें पढ़ा कि भाई जितने अधिकार हैं उस पर युक्त रूप से निर्बंधन है। क्योंकि देखिए, अधिकार आपके उतने तक सीमित है कि जितना तक अधिकार दूसरे के बाधित ना हो। तो सभी लोगों के अधिकार को समान रूप से चलाने के लिए विधि तो बनानी आवश्यक है, नहीं तो कोई कुछ अधिक ही अधिकार कर ले जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अवधारणा ये ली गई है कि देश, अधिकार नागरिकों के तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब देश सुरक्षित रहे। तो यदि आपात स्थिति आती है या लोक व्यवस्था खतरे में होता है तो इस आधार पे विधि प्रक्रिया के द्वारा इससे वंचित किया जाता है। तो कार्यपालिका एवं विधायिका, मेनका गांधी के केस में बोला गया कि यह दोनों के खिलाफ प्राप्त है। विधायिका भी कानून बनाएगी तो प्रक्रिया के अनुसार बनाएगी। और यहीं पे एक नया आयाम दिया गया। यहाँ पे मेनका गांधी के केस में बोला गया कि ये जो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता है, यह केवल इसी अर्थ में नहीं है कि हम केवल जी भर रहे हैं। यह जीवन तो केवल पशु भी जीते हैं, लेकिन जो मानव का जीवन है वो एक गरिमापूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति हंस सके, बोल सके, या अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में जो कार्य करना हो वो कर सके। तो इसके तहत एक नया आयाम दिया जा गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका विस्तार दिया गया है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं, कि कौन कौन सा अधिकार आर्टिकल 21 में मूल अधिकार है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये तो एक केवल इंट्रोडक्शन था, असली आयाम इसका आगे है। तो केस वगैरह लिखते चलिएगा, केस इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीधे सन पूछेगा
देखिए जो आर्टिकल 19 में जो दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है इस आर्टिकल में 21 में, तो जो आर्टिकल 19 का जितने भी स्वतंत्रता दिया गया है वो 19 में शामिल किया गया है, वो सब इसमें समाहित हो जाती है, क्योंकि वो सब जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी या संचरण की थी, निवास करने की थी, वृत्ति व्यापार, ये सब इसमें आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? तो दैहिक स्वतंत्रता में। दैहिक मतलब एक शरीर के द्वारा किया गया अपना खुल के कार्य। ठीक, दैहिक के विस्तृत आयाम। क्रमशः हम लोग एक एक देखते चलेंगे। पहला है इसका एकांतता का अधिकार। यह केस एक खड़क सिंह का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। खड़क सिंह खुखार डकैत थे, इनको रिहाई मिली हुई थी। इनके घर पे पुलिस हर शाम को रात को देखने के लिए चली आती थी। ये बहुत काफ़ी उससे तंग हो गए हैं, तो इन्होंने कोर्ट में दायर किया कि हमारा जो आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है उसमें हमारी जो शांति है उसको भंग किया जा रहा है, रात को आने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो है वो एकांतता का अधिकार तो है, लेकिन यदि पुलिस आवश्यक समझे कि यह व्यक्ति समाज में खतरा फैला सकता है या समाज के लिए यह व्यक्ति अभी उचित ढंग से व्यवस्थित रूप में है नहीं, तो उसको वह विहित प्रक्रिया के अनुसार उस पर देखरेख कर सकता है। तो वहाँ पे तो खैर उनको माना नहीं था, लेकिन एक एकांतता का अधिकार का आयाम शुरू हुआ। तो ये केस लिख लीजिए आप लोग। खड़क सिंह वर्सेज पंजाब राज्य। यह केस था 1963 का। फिर इसी में आगे आया एक ऑटो शंकर का मामला, काफ़ी फेमस केस हुआ। ये ऑटो शंकर मामला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस केस का वास्तविक नाम था राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए क्या होता है कि इसमें सीधे जो पक्षकार होता है वो राज्य हो जाता है या भारत संघ हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जितने भी विधि बनती है दांडिक विधि, तो दांडिक विधि के अनुसार कोई व्यक्ति यदि अपराध कोई करता है तो वह किसी व्यक्ति का ही दोषी नहीं होता है, वह राज्य का दोषी होता है। क्यों होता है राज्य का दोषी? वह राज्य का दोषी इसलिए होता है कि जो विधि बनाई गई है कि समाज में लोक व्यवस्था शांति बनी रहे, उस विधि का उसने विरोध किया। यानी विधि कही कि आप शांति से रहिए, तो उसने कहा हम शांति से नहीं रहेंगे, हम अशांति से रहेंगे। तो विधि कहती है कि आइए फिर स्वागत है आपका। तो उसमें इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती है। तो ये राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, तो राज्य सरकार अपने नाम से केस लेती है, लेकिन जब वो अपील होता है तो उस राज्य के नाम से वहाँ पे चला जाता है राज्य। यह मामला था 1994 का। इसमें भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो है एकांतता का अधिकार, कि रात्रि को सोने का, विवाह करने का,
या आप कह सकते हैं शिक्षा का, अपना वंश चलाने का, संचरण का, ये सब सब अधिकार अपना शांति जीवन बिताने के लिए एकांतता का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत समाहित है। तो ये केस बहुत महत्वपूर्ण है, लिखते चलिएगा। फिर इसी में आगे बताया कि एकांतता के अधिकार में कि किसी का फोन टेप करना, एकांतता के अधिकार में हस्तक्षेप है, यानी कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। क्या है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। किसी का फोन टेप तभी किया जाएगा जब उस पे भारत सरकार के सचिव या भारत सरकार के गृह जो राज्य सचिव हैं वो उनके आदेश द्वारा ही फोन को टेप किया जाएगा। इसके लिए एक नियम का प्रावधान किया गया है, गाइडलाइन बाकायदे दी गई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से ही फ़ोन किसी का टेप किया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा सामान्य परिस्थिति में किसी का फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता। आपात स्थिति या लोक व्यवस्था को जब खतरा महसूस समझ में आएगा तब वहाँ पे ही फ़ोन टेप किया जाएगा। बहुत ही रेयर केस में जो सर्विलाइन से हम लोग सुनते हैं वो यही बात कर रहा है। फिर आगे इसका और विस्तार किया गया। विस्तार इसका काफ़ी किया गया है, बस आराम से देखते चलना है। दूसरा हम लोग देखेंगे विदेश भ्रमण का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता में समाहित है। कोई व्यक्ति जिस प्रकार से भारत में घूम सकता है, संचरण कर सकता है, उसी प्रकार से वो विदेश में भी जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि कोई व्यक्ति है, उसका यह अधिकार है कि वो विदेश जाए या कहीं भी जाए, वंचित किया जाएगा विहित प्रक्रिया के अनुसार। किसके अनुसार? विहित प्रक्रिया के अनुसार। वो विहित प्रक्रिया ऋजु हो, न्यायपूर्ण हो, उचित हो। तो जो विदेश भ्रमण का अधिकार है ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है। जो तीसरा है आपका, अभी मैं बताया ये मानव गरिमा से जीने का अधिकार। मेनका गांधी का भी निश्चय है, इसमें पूछता है प्रश्न में कि किस विवाद में बोला गया, तो मेनका गांधी। उसके बाद भी केसेज आती रहती हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण केस है जो पूछा जाएगा परीक्षा में वही केस मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। तो इस केस में इसको दिया गया कि भाई जो मानव का जीवन है वो गरिमापूर्ण जीवन से रहना चाहिए। गरिमा को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर पांचवा इसी में, चौथा इसी में शामिल हुआ कि जीविकोपार्जन का अधिकार। ये केस आया था ओलेगा 23 बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे जो गरीब जनता थी या जो झोपड़ी पट्टी में रहने वाली जनता थी, वो वहाँ के कुछ लोग फेरी लगाया करते थे रोड पे, जिसको वहाँ के मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक विधि द्वारा या एक आदेश द्वारा उनको कह दिया कि आप इस पे अब नहीं लगाएंगे आज से। तो उनके जो जीविकार्जन का था, भोजन जो बेचते थे वही खाते थे भाई, दैनिक फेरी वाले थे, वो सब रोज़मर्रा के मजदूर थे।
तो यहाँ पे वो लोग कोर्ट पहुँचे कि इस विधि को निरस्त किया जाए। तो कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि देखिए, आर्टिकल 21 में ये समाहित तो है जीविकोपार्जन का अधिकार, लेकिन वो अत्यंतिक नहीं है। अत्यंतिक मतलब कि उस पर बाकायदे निबंधन है, अपनी सुविधा के अनुसार यह अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लॉ है वो वैलिड है, क्योंकि वहाँ पे लोक व्यवस्था आपके अलावा और भी लोग हैं, उनकी स्वाधीनता बाधित होगी आपके वजह से। तो इस वजह से बोला कि यह लॉ वैलिड है, लेकिन उसने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वहाँ पे कहा कि इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, जो यहाँ के फेरी वाले हैं। तो इसमें इस प्रकार का निर्णय दिया गया। तो इस वजह से जीविकोपार्जन का अधिकार भी समाहित किया गया है। ओलेगा 23 बना बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, आगे जो है काफ़ी इसका विस्तृत आयाम किया गया है। एक एक चीज़ों को आसानी से समझते चलिए, ध्यान लगा के समझिए, दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलेगा नहीं। हमें पता रहेगा। ये परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं उपयोगी है, ये एक नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि भाई जब हम यही नहीं जानेंगे कि हमारा जीने का भी अधिकार है, तो कोई भी हमारा प्राण से वंचित कर सकता है। खैर, वैसे सरकार है हम लोग के साथ, भले ही हम जाने या न जाने, उस पर विश्वास रखना चाहिए। छठवां है आहार पाने का अधिकार, राइट टू अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने वृद्धों, दुर्बल व्यक्तियों, जो अनाथालय के बच्चे हैं उनको, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, या जो दूध पीचे बच्चे हैं उनकी जो माताएं हैं उनको, यदि उनको भोजन उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था करे। और उस परिस्थिति में तो और कि जब माल राज्य के सरकारी गोदामों में सड़ रहे हों। इस पे काफ़ी फेमस केस हुआ था। इसी में यह डिसीजन दिया गया कि आहार पाने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत समाहित है। तो क्या था केस का नाम? PUCN बना PUCN वर्सेज भारत संघ। इसमें यही मामला हुआ था कि भूख से एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो एक जो ये PSUN है वो NGO था, उसने PIL दायर किया। तो वहाँ पे डिसीजन सुप्रीम कि यदि राज्य में पर्याप्त आहार है तो उसको प्रोवाइड कराया जाए। फिर बाद में इसी डिसीजन को देखते हुए इस समय तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी बनाया गया है। अब तो काफ़ी आसानी से राशन की दुकान से मुफ्त में भी बहुत मिला है। अब तो धीरे धीरे बहुत काफ़ी सुधार हो गया है और सभी को, हमको लग रहा है, अनाज की व्यवस्था अब सरकार कर चुकी है। गेहूँ चावल तो पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया ही जा रहा है। फिर आगे है इसका, हाँ अब देखिए जो अगला अधिकार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यायालय के सामने प्रश्न आया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो जीने की स्वतंत्रता है, तो क्या मरने की भी स्वतंत्रता इसमें शामिल है? तो आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है 1860 का अधिनियम, उसमें एक सेक्शन है 309 कहता है कि आप यदि आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो विधि द्वारा उस आईपीसी के द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो उसी
धारा को चुनौती दिया गया कि यह अवैध है। क्यों अवैध है? कि हमारा मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित है। इसमें एक केस हुआ था महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दूबल, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीपति, काफ़ी प्रसिद्ध केस हुआ था। इसमें यह था कि ये एक सिपाही थे, पूर्व सिपाही, इन्होंने अपना एक दुकान खोल रखा था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको बंद करवा दिया। इसी की वजह से ये आत्महत्या कर ली। इनका रोजगार का कोई साधन दिखाई नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि अब ऊपर चलने में ही भलाई है, और इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ठीक, तो ये इनको चुनौती दी गई, इनको पकड़ लिया गया, इनको सज़ा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि जो श्रीपति दूबल हैं वो उनका कार्य सही था। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये भी शामिल है, लगभग रूप से उन्होंने कह दिया था। उसके बाद काफ़ी इस फैसले पे विरोध हुआ, या सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो कोई विरोध हो नहीं सकता, लेकिन जगह जगह लेख के माध्यम से बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे चर्चा किया कि देश में मूल अधिकार के रूप में शामिल जो जीवन जीने का अधिकार है, उसके रूप में हम लोग एक शिक्षा को भी अभी अच्छे से शामिल नहीं किए हैं। अभी सही से निःशुल्क विधिक सहायता है उसको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, या शीघ्र परीक्षण या चिकित्सा सुविधा जो है उसको नहीं सही से करा पा रहे हैं। तो क्या इतना आवश्यक हो गया कि मरने का अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया जाए? पहले उन अधिकारों को प्राथमिकता न दिया जाए? इस आधार पे काफ़ी लेख के माध्यम से जगह जगह विद्वान अपना प्रकाशित करने लगे। तो एक फिर आगे मामला आया। किसका मामला? तो ज्ञान गौर बना पंजाब राज्य। श्रीपति दूबल का जो केस था वो 1987 का था, और जो ज्ञान गौर का जो केस है वो 1996 का था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना इस फैसले को उलट दिया। कहा कि आर्टिकल 21 में जो जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का बात नहीं शामिल है, मरने का अधिकार नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है? इसका बहुत ही अच्छा तर्क दिया कि प्राण का सबसे असंगत क्या होगा, या प्राण का विलोम क्या होगा? तो प्राण का विलोम होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। तो आर्टिकल 21 में वो चीज़ शामिल हो ही नहीं सकती जब यह अधिकार देता है कि हम जीवन जिएंगे अपना। तो यह चीज़ शामिल नहीं हो सकती कि हम मृत्यु को अटेम्प्ट करेंगे या सुसाइड करेंगे। तो इन तर्कों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले वाला फैसला है इसको नहीं माना जाएगा, आज से ये माना जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है कि यह एक स्वयं सुधार संस्था है। क्या है? स्वयं सुधार संस्था। यह अपना फैसला फिर से पुनर्विचार करके बदल सकती है। यह प्रावधान क्यों समाहित किया गया? क्योंकि न्यायालय जो है वो भावना विधि के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी चलती है, क्योंकि यह व्यक्ति होती है न कि दीवार, और समय का क्या मांग है उस हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ हम लोग का देश बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से यदि विधि या निर्णय नहीं दिए जाएंगे तो विकास उतना चरम पे नहीं पहुंच पाएगा, उसमें बाधा आएगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को स्वयं सुधार संस्था कहा गया है। आर्टिकल 145 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से बेंचों का गठन होता है, किस प्रकार से जो पिछला फैसला है उसको पलटने के लिए जितना पिछले बेंच में संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। जैसे इस फैसले में यदि 3 जज रहे होंगे तो इसके लिए 4 जज चाहिए। इससे कम जज का बेंच इस फैसले को नहीं पलट सकता। जैसे एक केशवानंद भारती का जो केस था वो याद कर लीजिए,
जो एक गोलकनाथ का मामला था उसमें 11 जजों का बेंच बैठा था और उसके फैसला पलटने के लिए आज तक का सबसे बड़ा जजों का बेंच जो है वो 13 जजों का बेंच वो केशवानंद भारती के केस में वो हुआ था, बैठा था और उस फैसले को पलटा गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने श्रीपति दूबल के फैसले को पलट दिया और कहा कि इसमें यह शामिल नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक, शामिल कर दिया जाए तब तो फिर जितने भी लोग हैं किसी की हत्या वगैरह करके सीधे कर दे कि आत्महत्या हुआ, ये प्रताड़ित करें, कहें कि उसके बाद वो सुसाइड कर लिया और इस पे जांच भी नहीं संभव रह पाएगी। तो इस वजह से इसको बहुत ही अच्छा फैसला माना गया सुप्रीम कोर्ट का और काफ़ी देश के लिए लाभदायक भी रहा। अगला है कि 9वां, प्रदूषण मुक्त जलवायु। क्या? जलवायु, सॉरी जलवायु भी कह सकते हैं, लेकिन जलवायु पे तो मानव का कोई रोल है नहीं। प्रदूषण युक्त जल एवं स्वच्छ हवा, दोनों को जोड़ेंगे तो जल प्लस वायु बराबर जलवायु हो जाएगा, लेकिन अर्थ बदल देगा। वायु प्राप्त करने का नागरिकों का अधिकार है। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध अधिवक्ता थे एमसी मेहता। इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण पे काफ़ी कार्य किया हुआ है, काफ़ी बात दायर किया है इनका, क्योंकि उससे पर्सनली नाता हो गया था। क्योंकि एक ओलियम गैस था, तो दिल्ली में इसी का रिसाव हुआ, इससे इनकी मित्र या कोई संबंधी का निधन भी हो गया था। फिर इन्होंने काफ़ी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाला, जगह जगह, कानपुर में, गंगा में, फिर उस कंपनी में काफ़ी संशोधन इन्होंने, काफ़ी एक नया विस्तार कराया, संशोधन ही विस्तार सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी कराया। किसको कराया? आर्टिकल 21 को। तो केस इनका लिख लीजिए, एमसी मेहता वर्सेज भारत संघ। इनका इसी नाम से 2-3 केस हुआ है। तो ये 1986 का केस था और इन्हीं के आधार पे कई केसें हुए हैं क्रमशः आगे बढ़ते समय में। इनका जिससे पूछा जाएगा कि पर्यावरण से संबंधित यदि प्रश्न पूछता है तो वो एमसी मेहता का ही केस रहेगा। आप लोग एमसी मेहता को मारिएगा वहाँ पे। देखिए, मान लीजिए अब बोर्ड मूड बना ही ले कि हमको ये नहीं पूछना है, तो बात अलग है, कोई दूसरा उठा के, लेकिन इनसे फेमस कोई केस नहीं है। तो इनका 2-3 केस है, लेकिन एमसी बनाम भारत संघ किसके लिए? तो प्रदूषण मुक्त जलवायु और वायु के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ जल और वायु की काफ़ी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक उसका जीवन कम हो जाएगा, या जितना अवधि वो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी पर्यावरण के प्रदूषण एवं जल के प्रदूषण के द्वारा। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो परंपरा की धरोहर है वो इसको भी बचाना राज्य का कर्तव्य है। नागरिकों के ये भी आर्टिकल 21 में समाहित है। क्यों समाहित है? कि एक जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है वहाँ पे कोलकाता में, वहीं पे एक केस हुआ था इसी को शांति निकेतन को लेके। वो काफ़ी पर्यावरण के क्षरण द्वारा खराब हो रहा था। तो इस पे सरकार ने, उस कोर्ट ने डिसीजन किया कि जो ऐतिहासिक चीज़ महत्व के विषय हैं, वो धरोहर हैं, उनके लिए उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और राज्य उस पर विधि बनाए या उस पर निगरानी करे या कार्य करे, उस पर उसको कार्य करना है।
उसको बनाए रखना है, उस धरोहर को, उस संपत्ति को, क्योंकि वो हमारी विरासत को प्रकट करता है, उसकी भावना को प्रकट करता है। ठीक। फिर आगे हम लोग जो सिद्ध दोष व्यक्ति हैं, जो दंड न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है, उसके लिए भी कुछ अधिकार दिया गया है। क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि किसी अपराध में संलग्न होता है और वो दोषी ठहराया जाता है न्यायालय द्वारा, तो उसके जो दैहिक स्वतंत्रता है संचरण का, ये बाधित हो जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है विहित प्रक्रिया के अनुसार। लेकिन उसके जो कुछ मूलभूत, जो एक मानव के जो एकदम बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड्स, उसको प्रदान किया जाएगा, जैसे उसकी भोजन का, सोने का, ये सब उसको, कैदी को भी प्रदान किया जाएगा। तो सिद्ध दोष व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सिद्ध दोष व्यक्ति, ठीक। इसमें नागरिक विदेशी सभी हैं, तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। क्या पहला है? निःशुल्क सहायता। इसमें न्यायालय ने बोला है कि जो निःशुल्क विधिक सहायता है, वो राज्य का कर्तव्य है कि कैदियों को सुनवाई का आधार प्रदान करे, अधिकार प्रदान करे, और एक यदि उसको वकील नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा उसको बचाव के लिए उसके एक वकील की व्यवस्था करे। क्योंकि वकीलों की संख्या उस समय काफ़ी कम थी, लेकिन अब तो ठीक ठाक हो गई है। प्राइवेट विश्वविद्यालय विधि के खुल गए हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे अधिवक्ता तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इस चीज़ को अच्छे से लागू माना जा सकता है। इसका इंदिरा गांधी ने भी 42वां अमेंडमेंट एक्ट से इसमें 39 कॉम में इसको प्रावधानित किया था। किसमें? नीति निर्देशक तत्व है जो राज्यों का, यानी जो राज्य पे कर्तव्य आरोपित किया गया है कि राज्य कानून बनाते समय निम्न निम्न बातों का ध्यान देगी, उस भाग में 39 कॉम में इसको समाहित किया गया है अनुच्छेद में। ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता भी प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता में शामिल है। फिर आगे आता है एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण। एकांत परिरोध बोलिए, या परिरोध मतलब क्या होता है कि आपको चारों तरफ से आपको अवरोधित कर दिया जाए, यानी परिरोध, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए। तो एक सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का केस है। इसमें इनको सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ये ऐसे जान जाइए। ठीक। तो आईपीसी के सेक्शन में भी इसका प्रावधान दिया गया है। तो इनको काफ़ी दिनों तक इनको एक कोठरी में बंद करके रखा गया था। जेल में जो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि एक छोटी सी खिड़की लगा दी जाती है, उसी को खोल के खाना फेंक दिया जाता है, फिर उसके बाद वो भी बंद कर दिया जाता है। केवल वो देख सकता है उस खिड़की को ऊपर से, वहाँ से बाहर की चीज़ें नहीं देख पाएगा, और काफ़ी रूप से विकृत चित्त हो जाता है एक तरह से आदमी। यदि किसी को आप लोग कभी ट्राई करिएगा, ना होगा तो एकांत में कमरे में रह के एक दिन तक पूरे बाकायदे अच्छे से रहिए बिना किसी से बात किए हुए। इस तरह शायद आप रह जाएं। यहाँ पे काफ़ी लड़के रह भी जाते हैं जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, लेकिन उनको कोई व्यक्ति आके बाहर से ताला बंद कर दे, कहे कि आज आपको बाहर निकलना ही नहीं है, उस परिस्थिति में बेचैनी और बढ़ जाएगी।
यदि दिमाग में भले ही हो कि नहीं हम जब चाहे तब बाहर जा सकते हैं, तो भले ही आदमी उतना देर तक कमरे में ठहर जाए, लेकिन जब उसको एक कमरे में कैद कर दिया जाए कि तुमको इतने दिनों तक बाहर निकलना ही नहीं है, तो सोचिए वो कितना बेचैन हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति, मानव का भाई व्यक्ति का स्वभाव है कि वह दूसरे प्राणी के साथ संवाद करे, बात करे, तभी तो उसका एक मूल जीवन का आधार बचेगा। नहीं तो अकेले कमरे में कैद कर देना ये कहाँ का न्याय होगा। ये जो नैसर्गिक न्याय है उसके खिलाफ है ये। तो जो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का केस था इसी से संबंधित था। और तो न्यायालय ने बोला कि जो इनका एकांत कारावास है उनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए आईपीसी की धारा 73-74 में दंड का है, तो उसमें खुद ही ऑलरेडी दे दिया गया है कि किन किन परिस्थितियों में एकांत कारावास की सज़ा दी जाएगी। सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उस प्रकार का वो अपराधी होना चाहिए, यानी बहुत ही खुखार हो, आतंकवादी हो, जैसे बम्बई प्लेटफार्म पे जो बम्बई अटैक हुआ या ताज अटैक हुआ, इस प्रकार के अपराधियों को, आतंकवादियों को ये सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक। फिर है कि शीघ्र परीक्षण का अधिकार इसी में शामिल है। मतलब कि स्पीडी ट्रायल बोला जाता है। तो इसमें एक मामला था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का। यह केस था 1978 का। देखिए 70 से लेकर 90 के दशक में काफ़ी आर्टिकल 21 के आयाम में विस्तृत किया गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। तो ये केस था हुस्न आरा बनाम खातून बनाम बिहार राज्य। स्थिति ये थी यहाँ पे कि 10-12 कैदी थे और उनको 12 साल से उसी जेल में अपना सज़ा भोग रहे थे। यदि उनको सज़ा भी होता तो उतने अवधि तक उसमें सज़ा नहीं करते। ऐसी केसें काफ़ी आई हैं, तो PIL के माध्यम से दायर किया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे डिसीजन दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में उनका शीघ्र ट्रायल होना चाहिए और उनको रिहा किया गया। तो अभी तो उतनी सुविधाएं मौजूद हैं नहीं कि शीघ्र परीक्षण किया जा सके, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पे कार्य कर रही है और एक दिन वो अच्छे से शामिल कर दिया जाएगा। कहाँ पे? तो आर्टिकल 21 में। लेकिन स्पीडी ट्रायल एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, क्योंकि लोग कोर्ट के चक्कर काटते काटते 20 साल 25 साल, ये तो अभी कम है, आदमी का एक उम्र गुजर जाता है, 2-2 पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, वाद विवाद चलता रहता है। स्थिति ऐसी भी आती है कि जो वादी और प्रतिवादी होता है एक साथ कोर्ट जाता है, एक ही बाइक पे बैठ के जाएगा, फिर वहाँ पे अलग अलग चाहे एक ही वकील करके दोनों केस सुलझा लेगा, उसका सिस्टम ही एक अलग हो जाएगा। तो देश की कोर्ट का हाल कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इतना बोझ है कि जगह जगह जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, अभी कितने न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो इस वजह से काफ़ी इसमें ये अपने आप में एक विषय है स्पीडी ट्रायल। तो हम लोग बस हल्का से देखते हुए इसमें निकलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इसमें शामिल है, जब इस प्रकार का हनन होगा तो उसमें खैर जो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश वगैरह का है, ये सब स्पीडी ट्रायल में ये आ ही जाएगा कि उसको पेश किया जाए। जो प्राथमिक कम से कम है वो तो स्पीडी होता ही है लगभग। फिर आगे है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। यह एक केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, फेमस केस है, इसको लिख लीजिए। परमानंद कटारा
वर्सेज भारत संघ। यह 1989 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि जो चिकित्सक होते हैं वो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या कोई मारपीट वगैरह में आता है व्यक्ति, और वहाँ पे बिना पुलिस के परमिशन के जो चिकित्सक हैं वो जांच प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि यही भी प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया दृष्टिकोण दिया कि बिना पहले ज़रूरी है क्या, तो उस मरीज को बचाना, उसके बाद जितने भी कार्रवाई करनी की जाएगी। सबसे पहले यदि पुलिस मौके पर मौजूद है तो ठीक, नहीं तो आप उसका इलाज प्रारंभ करिए। इसमें कोई दिमाग में शक मत रखिए कि हमको पहले पुलिस का प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये बहुत ही फेमस केस हुआ था और यहाँ पे एक नया आयाम मिला। और दूसरी चीज़ है कि राज्य का ये कर्तव्य भी दिया गया है कि वो सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अरे सॉरी, वो भी है इसमें निःशुल्क शिक्षा, लेकिन अभी यहाँ चिकित्सा की बात हो रही है, तो निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करें। राज्य का यह कर्तव्य है कि हर नागरिक को। अभी देखिए मोदी जी द्वारा जो आयुष्मान भारत का योजना चलाया गया है, ये सब भी एक इसी के पहल पे आगे किया गया कार्य है। ठीक, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा, तीन बेसिक चीज़ें यदि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएं, और जीविकोपार्जन का जो अधिकार था भाई वो भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि कितने लोग बेरोजगार हैं, रोजगार जो पा नहीं पा रहे हैं, तो उनको यदि ये अधिकार में शामिल कर दिया जाएगा लिखित रूप से, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ जाएगा। यदि उनको रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो। फिर आगे है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध। देखिए हम लोग आगे पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो गरिमापूर्ण होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? गरिमापूर्ण, यानी सम्मानजनक स्थिति रहे। अब क्या होता है कि पहले एक प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन का भी केस है, तो इसमें तो इनका अलग मामला था, लेकिन जो कोई भी अपराधी है, अपराधी या अभियुक्त है, मतलब जो अभी कोई अपराध हुआ वहाँ पुलिस जाती है, यदि वो सामान्य स्थिति का व्यक्ति है उसको हथकड़ी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसके सम्मान को, क्या पता वो अपराधी हुआ बाद में या निर्दोष साबित हो गया, तो उसको हथकड़ी लेके घुमाना एक तरह से उसके सम्मान पे ठेस पहुंचाने का कार्य है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हथकड़ी लगाने का कार्य है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत एक उसके वंचित करना, यानी कि जो उसका दैहिक स्वतंत्रता है उससे उसको वंचित करने का कार्य है। फिर जो जेल वगैरह में एक अक्षय कुमार की मूवी है संघर्ष, उसमें आप लोग देखे होंगे, यदि किसी ने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसको पूरा बेड़िया लगा के, पूरा पैर में लगा के, पूरा इस प्रकार से कर दिया जाता है कि, तो इस प्रकार से किसी को जेल में नहीं रखा जाएगा, एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा, इस प्रकार से जेल में किसी को नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि भाई उसका जो दैनिक क्रियाकलाप है या उसको उतना अधिकार है कि आगे चल सके या कहीं भी उतना कार्य कर सके स्वतंत्र होकर शारीरिक रूप से। लेकिन पहले ही बता चुका हूँ कि जो एकांत परिरोध वाले जो अपराधी हैं, उस प्रकार से जो काफ़ी जघन्य अपराध के अपराधी हैं या आतंकवादी हैं, उनको इस प्रकार से रखा जा सकता है, क्योंकि वो जनमानस के लिए खतरा है, तो उनके लिए नहीं है, बाकी नॉर्मल परिस्थिति के लिए या सामान्य मनुष्य के लिए हथकड़ी लगाना एक तरह से रोका गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। काफ़ी अच्छा फैसला था ये भी, क्योंकि नहीं तो सीधे मूवी वगैरह में, आपके पहले के मूवियों में देखा करते होंगे कि सीधे पुलिस आया, सीधे हथकड़ी हाथ में लगाया और लेके एक हाथ से पकड़ के चल दिया, पूरी की पूरी जनता देख रही है। तो ये भी काफ़ी एक रोचक दृश्य हुआ करता था अपने में। फिर जो आगे है
फिर आगे का जो है अधिकार बोलता है कि जो सार्वजनिक स्थान है स्थान पर धूम्रपान का निषेध का आदेश दिया गया था। बोला गया कि जो सड़क परिवहन या जो बस परिवहन है, रेलवे है या सार्वजनिक स्थान है, स्कूल है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे धूम्रपान को निषेध किया जाए, कोर्ट द्वारा कहा गया। लेकिन उसके बाद ला द्वारा भी इसको स्थापित किया गया, क्या कि आप सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान नहीं कर सकते, सिगरेट पीते हुए किसी के मुंह पे आप नहीं फूंक सकते। समझ रहे हैं बातों को? तो ये सार्वजनिक धूम्रपान। फिर अगला अधिकार इसमें शामिल किया गया है कि देखिए, एक प्रश्न आया था मृत्युदंड और आर्टिकल 21। देखिए, अब किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। किसके द्वारा? तो न्यायालय द्वारा। यहाँ पे कहा गया कि न्यायालय विहित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है और किसी को मृत्युदंड दे रही है। तो न्यायालय ने कहा भाई नहीं, हम जो विधि बनाई गई है उस आधार पे दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि इस पे काफ़ी केसेस गए हैं कोर्ट में कि इसको रद्द किया जाए। जो मृत्युदंड है वो काफ़ी अमानवीय और घृणात्मक अपराध के लिए ही रखा गया है इस समय। तो एक तरह से क्रूरता का भाव पैदा करता है व्यक्ति में कि किसी को उसमें भी आयाम की जो फांसी पर लटका दिया जाता है तो इसके आधार पे दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए मृत्यु का, या जिसे कोई सिरिंज वगैरह लगा के इसको मृत्यु कारित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे विदेशों में, एक आध देशों में जगह जगह अलग अलग मृत्युदंड के आयाम है। जैसे यहाँ पे फांसी लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरे देशों में, कुछ देशों में कहीं इंजेक्शन के द्वारा मृत्युदंड, तो कहीं तो एकदम वर्जित है। भारत में भी कहा गया है कि यह मृत्युदंड जो है वो रेयर से रेयर केस में दिया जाएगा। देखिए क्या होता है कि मृत्युदंड दिया तो जाता है, लेकिन वास्तव में फांसी सबको लगाई नहीं जाती है। क्यों नहीं लगाई जाती है? क्योंकि इस पे पर्याप्त समय दिया जाता है। यदि जब एकदम आवश्यकता हो ही जाए कि नहीं इसको मृत्युदंड आवश्यक है, तभी मृत्युदंड को दिया जाएगा। तो आर्टिकल 21 का विरोध मृत्युदंड नहीं करता है। ठीक, यह प्रक्रिया के अनुसार है। फिर आगे आया कि लोक साधारण की समझ फांसी देना, लोगों के समझ फांसी, यह भी इसका विरोध करता है। ये भी हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि जनमानस के आगे उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये समाज में अव्यवस्था फैलाने वाली स्थिति होगी। उस व्यक्ति के लिए भी एक, वो यदि नैसर्गिक न्याय के रूप में सोचा जाए तो उस व्यक्ति के लिए भी बहुत ही एक तरह से पीड़ादायक होगी। क्योंकि देखिए, वो अपराध करता है तो एक मानसिक रूप से, देखिए भारत का लाकर तक कहता है कि व्यक्ति अपने मानसिक विचारों से अपराधी होता है, न कि शारीरिक कृत्यों से। क्योंकि भाई जो दिमाग कहेगा वही करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो अपराध तो कर लेता है, लेकिन जिसके साथ अपराध करता है शायद उसको न पता हो कि उसके साथ अपराध ये होने वाला है या वो मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन इसमें यदि बता दिया जाए कि आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, कल आपको फांसी दी जाएगी। अब जो आज है, एक तो मृत्युदंड दिया गया, उस समय एक अलग भाव उत्पन्न हो जाएगा कि अब तो भाई सरकार से बड़ा तो कोई है नहीं, सरकार कह दी कि लगाएंगे फांसी तो भाई आपको पकड़ के ज़बरदस्ती लगाएगी ही। तो वहाँ पे किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो अब फिर जो अगला फैसला आता है कि कल आपकी फांसी होगी, तो जो वो फांसी लगने और उसको समझने में कि कल से हमारी होगी फांसी, कल, दोनों के बीच का जो समय अवधि है वो कितना पीड़ादायक हो सकती है। आप यदि कोई कल्पना कर ले कि हमारी मृत्यु कल होने वाली है, तो एक तरह से काफ़ी विद्वानों ने इस पे राय दिया है कि इसको समाप्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पे कानून बना के समाप्त कर सकती है। लेकिन यदि मृत्युदंड का भय भी न दिखाया जाए तो
इस समय काफ़ी जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं ये सब समाप्त नहीं होंगी। कहा जाता है कि भय बिना होत न प्रीत, तो ये भी जरूरी है एक तरह से, कई भी पक्ष विपक्ष दोनों आयाम यहाँ पे समाहित हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आर्टिकल 21 अभी तक तो मृत्युदंड का विरोध नहीं करती हैं। अरे सॉरी, मृत्युदंड आर्टिकल 21 का विरोध नहीं करती है। ठीक, फिर इस प्रकार से आर्टिकल 21 समाप्त हो गया। एक इसमें बचा है शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार इसमें भी शामिल है, और आर्टिकल 21 में एक राज्य द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। जो ये नीति निदेशक तत्व में था पहले 45 में आर्टिकल, इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। शिक्षा का मूल अधिकार। देखिए इसी का विस्तृत रूप है आगे, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा 21 क, ठीक, या 21A। यह जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया। तो क्या पूछेगा कि शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21A में। फिर पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें दिया गया है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। देखिए जो हर राज्यों में प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं इसी के आधार पे है। उस समय स्थिति, आज़ादी के समय स्थिति वो नहीं थी कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा की गारंटी दिया जा सके, तो उस समय नीति निदेशक तत्व में ही उसको प्रावधानित किया गया। इस पे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला कि जो यह अधिकार दिया जा रहा, यह संसद को जो कर्तव्य दिया जा रहा है नीति निदेशक तत्व में, यह उस पर एक बहुत बड़ा दायित्व आरोपित किया जा रहा है। यदि वो इसको सही से लागू करती है तो देश अपने विकास की अवस्था में पहुंच सकता है। भाई देखिए बिना शिक्षा का एक मुख्य धारा में आना या विकास करना संभव ही नहीं है। यदि किसी समाज में जितने लोग शिक्षित रहते हैं उतना ही उस समाज उन्नतशील और विकसित होता है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है कि यदि आपका जीवन सरल भी होना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षा का, एक कोटेशन बोला गया है कि बिना शिक्षा का व्यक्ति पशु के समान होता है। खैर ये तो बात की बात है, कबीर भी थे, बिना आज तक कागज कलम हाथ नहीं गए वो क्या बन गए, कालिदास थे। ये सब उदाहरण अपवाद में इनके पढ़े हुए हैं, लेकिन वास्तविक चीज़ है कि आज के उन्नतशील समाज में शिक्षा का आवश्यकता बहुत ही है, क्योंकि 40% से अधिक जनसंख्या तो प्राइमरी शिक्षा ही नहीं ली है। 2002 में इसको शामिल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत वाद दायर हुआ था। एक केस है मोहनी जैन का केस था, ठीक। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। काफी फेमस केस था, इसको लिखिएगा। कर्नाटक राज्य, ठीक। यह केस जो था वो नाइनटीन 92 का था। फिर एक केस को और लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसके बारे में एक ही बार बता रहे हैं। यूनि कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। देखिए इस केस में क्या हुआ कि
जो कर्नाटक राज्य, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, एक निजी संस्थान था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जो वहाँ के जो SC ST समुदाय था उसके लिए कुछ कम फीस रखा गया। फिर जो वहाँ के राज्य के निवासी थे उनका फीस 25,000 रखा गया। फिर बोला गया जो अदर स्टेट के लोग हैं उनका फीस 60,000 रहेगा। मोनी जैन भाई एक छात्रा थी, तो ये यूपी की रहने वाली थी। ये वहाँ गई एडमिशन लेने, प्रवेश निकल गया परीक्षा, तो इसने अपील किया, केस दायर किया कि जो हमारा एडमिशन, क्योंकि इसको फीस देना था 60,000, अदर स्टेट से आ रही थी, तो ये फीस के लिए बात दायर की न्यायालय में। तो वहाँ पे न्यायालय द्वारा इसको रिलीफ दिया गया, कहा गया कि हाँ इसका एडमिशन हो सकता है। लेकिन स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के। क्या हुआ कि अब मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो प्राइवेट स्तर पे यदि खोला जाएगा तो उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता तो मिलता नहीं है। इस आधार पे वो उनका उद्देश्य जो है फेल हो जाएगा। तो एक आगे का मामला आया, यहाँ पे कहा गया यूनिकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला। इसमें कहा गया कि मोहनी जैन का मामला है, उस पर आप पुनर्विचार करिए। पुनर्विचार का तात्पर्य है कि फिर से एक बार फैसला करिए, क्योंकि भाई जो निजी स्तर पे उनके शिक्षकों का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? जब तक फीसें नहीं लिया जाएगा तो तब तक उनको वो सुविधा नहीं दे पाया जाएगा जो उनके लिए आवश्यक है, उन छात्रों के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो निजी संस्थान है वो थोड़ा एक निर्धारित मात्रा में, लेकिन सरकारी स्कूल का जो ट्यूशन फीस है उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसका एक परिसीमा हो, ये ना हो कि वो असीमित रूप से बढ़ा दिया जाए। तो इस फैसले को पलटा किसमें? यूनिकृष्णन में। मोहनी जैन केस का फैसला यूनिकृष्णन में पलटा और बोला कि जो भारत की जो सरकार है उसका कर्तव्य है कि प्राथमिक जो शिक्षा है 6 से 14 साल की बच्चों की, वो शिक्षा प्रदान करे। उस शिक्षा का भी भारत सरकार के पास वो स्तर या उतनी सुविधाएं या उतनी संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो सभी को उच्च शिक्षा की गारंटी दे सके। जैसे हम लोग किसी विश्वविद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पे यदि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, उच्च शिक्षा की यदि गारंटी दे दी गई तो वहाँ पे आपकी फीस नहीं लगेगी, जो भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे अभी तक केवल प्राथमिक 6 से लेके 14 तक, यानी कि 6 से 8 तक का आपका पढ़ाई निःशुल्क होता है लगभग। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उसमें केवल जीवन जीने का इस अधिकार नहीं है, जबकि उसका एक विशाल आयाम है। तो उसको हम लोगों ने क्रमशः बारी बारी से देखा, फिर देखा कि जो शिक्षा का मूल अधिकार है वो क्या। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि मूल अधिकार जो होता है वो राज्य के विरुद्ध दावा होता है। एक ऐसा अधिकार है जो राज्य हमको प्रोवाइड कराती है या राज्य हमें प्रदान करती है। कौन सा अधिकार है वो है आर्टिकल 21A, यानी शिक्षा का अधिकार। ये राज्य हमको क्या था, उसमें राज्य का कर्तव्य था। तो राज्य ने लॉ बनाया और कहा कि हम खुद ब खुद 6 से 14 साल के लोगों को शिक्षा देंगे। बाकी किसी अधिकार में आप देखेंगे कि व्यक्ति खुद जाता है मांगने, यदि सरकार उसे वंचित करती है तो जाता है मांगने। लेकिन यहाँ पे तो सरकार ने कह दिया है कि हम शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, तो राज्य ने हमको स्वतः ही प्रदान किया है। यह क्या अधिकार? यह शिक्षा का मूल अधिकार। तो राज्य द्वारा प्रदान किया गया एक ही अधिकार है, शिक्षा का मूल अधिकार, ठीक। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छे से इसको एक बार देखिएगा, दोहराइएगा। आप लोग को इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। आज गर्मी काफ़ी रही, काफ़ी आनंद लिया गया पढ़ने का। तो इसी के साथ क्लास आज का ओवर किया जा रहा है। कल हम लोग आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसको पढ़ेंगे। ऐसे क्रम में अब तेज़ी से बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जो इधर के आर्टिकल थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 19, 20, 21, 22 इस पे एक अलग सीक्वेंस में या सिस्टम से पढ़ाने पे ही समझ में आता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।
फिर अगले क्लास में मिलते हैं आर्टिकल 22 के साथ। ठीक है, धन्यवाद।